वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में चाहमान वंश, चौहान वंश का साम्राज्य विस्तार और कौन कौन से शासक और उनकी क्या उपादेयता रही, जो अपने आप में राजस्थान का एक गौरवमयी इतिहास है। और इतिहास ही नहीं, जीके में क्वेश्चंस आता ही आता है। उसी क्रम में सेकंड वंश है राजस्थान में मेवाड़ के गहलोत गुहिल राजपूत वंश का। जब राजस्थान में हूण राजा मिहिर कुल के बाद उनके शासन का जब पतन हुआ तो 7वीं सदी में गुहिल या गहलोत वंश प्रबल हुआ, शक्तिशाली हुआ, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कई अलग अलग जगह फैला हुआ था, जिसका दूसरा नाम सिसोदिया वंश है, क्योंकि इन्होंने शीश काट के दिया था, इसलिए इस वंश का नाम सिसोदिया वंश था। शुरू में गहलोत वंश के राजपूत मालवा, कल्याणपुर, चाटसू, काठियावाड़, बागड़ आदि जगह फैले थे। यानी कि राजपूत मेवाड़ में फिर बाद में संगठित हुए, अलग अलग जगह फैले हुए थे और वहां से सब एकत्रित होकर के मेवाड़ में संगठित हुए, शक्तिशाली हुए। पूर्व में सामंत ये अलग अलग राजाओं के, और इस वंश का संस्थापक गुहिल नामक व्यक्ति था, जिसके चलाए हुए सिक्के आज भी सांभर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो 7वीं सदी में इस प्रकार से गहलोत वंश के इस गुहिल नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में इनके साम्राज्य ने विस्तार किया। और 8वीं सदी में बापा ने मेवाड़ की नींव डाली। यानी अलग अलग देखते, पहले तो आपको बताया ऊपर कि मालवा, कल्याणपुर, चाटसू, काठियावाड़, बागड़। तो बापा मेवाड़ इलाके में हारित ऋषि, हारित नामक जो ऋषि था कि गायें चराता था, और हारित ऋषि प्रसन्न हो गए और हारित ऋषि महादेव जी की सेवा करते थे। तो महादेव जी से हारित ऋषि ने बापा के लिए राज्य मांगा कि एक योद्धा है, बलशाली है, पराक्रमी है और ये शासन के योग्य है, तो बापा के लिए राज्य मांगा। तो महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा कि छिपे हुए स्थान से मोहरें निकाल करके बापा को दे दी जाए। जब बापा को हारित ऋषि ने निकाल करके मोहरें दी तो बापा ने सेना, विशाल सेना तैयार की, और उस विशाल सेना के माध्यम से जो मौर्य शासक थे मेवाड़ में चित्तौड़ के, उन मौर्यों से चित्तौड़ को छीन लिया। क्योंकि बापा इतना शक्तिशाली था स्वामी कि उदंतियों के अनुसार 4 बकरे का मांस खाता था, 35 हाथ की धोती पहनता था और 16 हाथ का दुपट्टा अपने शरीर पर धारण करा हुआ था, और 32 मन, यानी एक मन में 40 किलो होते, अब सोचिए 8 चौक 32, तो 32 मन का खड़क, खड़क कहते हैं भाले को, जो खड़ा हो जाए और फेंकना हो तो उसके तीखे भाग को प्रहार कर दे। 32 मन का खड़क। तो बप्पा का जो शासनकाल था, फिर बप्पा के जो परवर्ती यानी उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें बहुत सारे नाम, क्योंकि इन्होंने थोड़े थोड़े काम किए तो इसलिए अपन उनके वर्णन इतने नहीं पढ़े। लेकिन जो परवर्ती काल में शासक हुए थे बप्पा के बाद में, पहला था राजा भोज, भोज के बाद में शिलादित्य, अपराजित, कालभोज, खम्माण प्रथम, मतर, भरतभट्ट, खम्माण द्वितीय, महायक, अल्लट, नरवाहन, शालिवाहन, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद, विजय सिंह, विक्रम सिंह, रण सिंह आदि बाबा के उत्तराधिकारियों में प्रमुख रहे। यानी और भी उनके छुट भाई वगैरह थे, लेकिन इन्होंने बाबा के बाद उत्तराधिकारियों में ये क्रम रहा और नॉर्मल अपने राज्य को चलाते रहे। अब 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ऐसी शताब्दियां बीत गई और 13वीं शताब्दी में जयद्रथ सिंह ने मेवाड़ को सशक्त किया। जब और मजबूत करने की कोशिश की, उस समय नाडोल के चौहान वंशी उदय सिंह को हराया जयद्रथ सिंह ने, और उदय सिंह की पौत्री का विवाद जयद्रथ सिंह के पुत्र होने से आपसी शत्रुता मिट गई। जयद्रथ सिंह ने उस समय मालवा को हराया। जयद्रथ सिंह कहने का मतलब निर्विवाद वीर शासक था मेवाड़ का।
अब जेतर सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनमें तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। तो उस समय जो रतन सिंह जब राजा थे मेवाड़ के, चित्तौड़ के, तो उस समय दिल्ली सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, और 1303 में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब क्यों किया? कि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे तो साम्राज्यवादी नीति थी, लेकिन हुआ यह कि पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, और उसके पास हीरामन नाम का एक तोता था जो बहुत ही ट्रेंड था, विद्वान था। तो वो तोता एक दिन उड़ गया और किसी शिकारी ने पकड़ लिया, उसने ब्राह्मण को बेच दिया, और ब्राह्मण ने उसे राणा रतन सिंह को बेच दिया। जब ब्राह्मण ने राणा रतन सिंह को बेच दिया, तो रतन सिंह ने तोते से पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में सुना। तो 12 वर्ष तक योगी के वेश में रतन सिंह ने सिंघल द्वीप से पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए वहां मंडराता रहा। आखिरकार गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह के साथ कर दिया। रतन सिंह पद्मिनी को लेकर के चित्तौड़ आया। तो उस समय राघव चेतन विद्वान रतन सिंह के दरबार में था, और रतन सिंह ने उसकी सेना में ले लिया, किंतु उसे पता चला कि जादू टोने में निपुण है, तो इसलिए उसको निर्वासित कर दिया। निर्वासित करने के तत्पश्चात राघव चेतन जो है अलाउद्दीन से जा मिला, सुल्तान से, और उसने चित्तौड़ से उस तोता के बारे में, उस पद्मिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो सुल्तान के मन में ये महत्वाकांक्षा घर कर गई, ये प्रबलता घर कर गई कि पद्मिनी को अपने हरम में लेकर के आना है। इसलिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणनीति बनाई और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। प्रथम 2 माह तक गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे जो शिविर लगा हुआ था, तो 2 माह तक उन्होंने राजपूत सरदारों को शिकस्त नहीं दे पाया, कोई असर ही नहीं हुआ। तत्माह तक अपने शिविर को आगे बढ़ाया और गढ़ के बाहर चबूतरे बनाना, मरजक जो होता है तीर के द्वारा उनको तीर प्रहार करना, फिर भी अभेद्य दुर्ग था, क्योंकि मौर्यों ने बहुत मजबूत दुर्ग बनाया जो 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा था बेड़स नदी के किनारे। तो 2 माह के बाद जब कुछ नहीं आगे बढ़े और 8 माह तक किले का घेराव किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि खाद्यान्न अन्न का नाम हो गया, सारी समस्याएं बढ़ने लगी। तो राजपूतों ने केसरिया बाना पहन के युद्ध लड़ा, तो उसमें भी मतलब जो है ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो सुल्तान ने एक चाल चली कि पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखा दिया जाए, मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। ये छल करने पर इस बात के लिए जब पद्मिनी ने अंदर से संदेशा भिजवाया कि वो दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाने के लिए तैयार है, तो रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ जब राजा को ये बात, सुल्तान को ये बात कही कि मैं पद्मिनी जो है तैयार है प्रतिबिंब को दिखाने के लिए, और उसी समय रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो अभी पद्मिनी ने अपना सूझबूझ नहीं खोया और दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से 1600 डोलियां तैयार की और सुल्तान को यह संदेशा भिजवाया कि पद्मिनी आपसे मिलने के लिए आ रही है। जबकि उसमें राजपूत सैनिक थे, गोरा और बादल, और अन्य सैनिक गोरा बादल के नेतृत्व में 1600 डोलियों में राजपूत सैनिक सुल्तान के पास भेजे, और उसमें हाहाकार मच गई। टूट पड़े राजपूत सैनिक अपनी खूंखार युद्ध शैली के साथ, लेकिन आखिरकार रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए।
जब रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए तो रानी पद्मिनी ने सोचा कि मेवाड़ का अस्तित्व खतरे में है और अपने सतीत्व की रक्षा करना ही सही कदम है। तो अपनों करीब 2500 दासियों के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। तो सुल्तान ने चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया लेकिन पद्मिनी को नहीं पा सका और इस उखड़े हुए कारण से सुल्तान ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का साम्राज्य संभाल के दिल्ली पे कूच कर गया। तत्पश्चात उत्तराधिकारी बाद में हमीर के उत्तराधिकारी लक्ष्य सिंह और क्षेत्र सिंह रहे। लक्ष्य सिंह का नाम था लाखा, राणा लाखा। और लाखा के शासनकाल में रणमल की जो बहन हंसाबाई थी का नारियल कंवर चूड़ा हेतु भेजा तो कंवर चूड़ा ने उसे अस्वीकार कर दिया किसी कारणवश। तो उसकी शादी फिर लाखा से हो गई और लाखा की गोद से, लाखा के द्वारा उत्पन्न हंसाबाई की गोद से जो पुत्र हुआ मोकल, वो गद्दी पर बैठा। लेकिन हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुलाया राठौड़ों की धाक जमाने के लिए और मोकल की मृत्यु के बाद कुंभा मेवाड़ का शासक बना और एक निर्विवाद और कला प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक था। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण कराया और उधर रणमल के पुत्र जोधा की पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करवाया और मेवाड़ में अमन चैन स्थापित किया। तो कुंभा एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। उस समय अपनी पराजय के 6 वर्ष बाद पूर्व में मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। किसने? कुंभा ने विजय प्राप्त की। कुंभा ने इस पे विजय स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनाया चित्तौड़ में, जो आज भी मौजूद है। लेकिन 6 महीने बाद ही मोहम्मद खिलजी ने महमूद पुनः आक्रमण किया और यही खिलजी बदला लेने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ को छीन लिया। चित्तौड़ में मुंह की खानी पड़ी। तत्पश्चात कुंभा ने नागौर के शख्स को हरा दिया और इसी समय कुतुबुद्दीन मेवाड़ की ओर चल पड़ा, लेकिन पराजय हुई। तो राणा कुंभा की हत्या उसके अपने ही पुत्र उदा द्वारा कर दी गई। जब उदा द्वारा हत्या कर दी गई तो उदा के भाई रायमल ने उदा को मेवाड़ से भगा दिया और रायमल के बाद उसका पुत्र संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से फेमस है, विख्यात है, सूरवीर है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। 1517 में दिल्ली के इब्राहिम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया जिसमें सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, लेकिन बाबर ने तुलगुमा पद्धति के द्वारा, बारूद के द्वारा, तोपखानों की पद्धति के द्वारा राणा सांगा को पराजित किया और बाबर दिल्ली का शासक बना। इधर रतन सिंह, विक्रमादित्य और बनवी राणा सांगा के उत्तराधिकारी थे। राणा सांगा का पुत्र जो है छोटा था उस समय, उदय सिंह, जिसे पन्ना दाई ने बनवीर से बचाया। बाद में मारवाड़ के राव मालदेव से उदय सिंह की पटरी कभी बैठी नहीं थी। तो मुगलों के आक्रमण के चलते उदयपुर नगर बसाया और उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले का उत्तरदायित्व अपने मंझले बेटे जयमल पर छोड़ दिया और स्वयं उदयपुर जाकर रहने लगा। उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। प्रताप ने राजा मान सिंह के साथ भोजन नहीं करने की, क्योंकि अकबर ने टोडरमल को भेजा, भगवान दास को भेजा और तीसरे नंबर पर मान सिंह को भेजा। आपस में ये मामा बुआ के भाई थे और मान सिंह ने प्रताप को संधि करने के लिए विवश करने हेतु अपना निवेदन किया, लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्य के समान धधकती हुई ज्वाला के समान थे और उन्होंने मान सिंह से बात तक करना मुमकिन नहीं समझा।
और उसके साथ भोजन भी नहीं किया। जब भोजन नहीं किया मान सिंह के साथ और अपने स्वाभिमान का परिचय दिया, तो मान सिंह ने ये बात मुगल सम्राट अकबर को बताई। फिर अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप बड़ी वीरता से लड़ा, और वीरता से नहीं लड़ा, हाथी पे सवार मान सिंह जब प्रताप के सामने था और प्रताप ने भाले से वार किया, यदि मान सिंह होदे में ना छिप पाए तो मान सिंह का मारा जाना तय था। लेकिन होद में छिप जाने के कारण मान सिंह बच गया और उस समय चेतक की एक टांग टूट गई, तो भी चेतक ने नाला पार किया। झाला और मन्ना नाम के 2 व्यक्ति आए कि मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा आपका बचा रहना बहुत जरूरी है और ये आपके कवच कुंडल हमें दीजिए, हम डट के मुकाबला करेंगे मुगल सेना का। प्रताप ने उनकी बात मानते हुए चेतक से नाला पार किया, लेकिन कुछ समय पश्चात ही चेतक ने दम तोड़ दिया। महाराणा को बड़ी ठेस पहुंची, ऐसा ही महसूस किया क्योंकि चेतक एक प्रिय घोड़ा था। उस समय एक वफादार मंत्री भामासा, जहां तक मैं समझता हूं जैनियों में कावड़िया परिवार के भामासा जो थे, उन्होंने अपनी सारी निजी संपत्ति महाराणा को दे दी प्रताप को कि आप मेवाड़ की रक्षा कीजिए। उस संपत्ति के द्वारा महाराणा प्रताप ने अपनी सेना, विशाल सेना को तैयार किया, राजधानी चावंड बनाया। लेकिन कुछ समय पश्चात 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई और वहीं चावंड के पास बाडोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। अमर सिंह उत्तराधिकारी बने और अमर सिंह ने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1599 में शहजादा सलीम से युद्ध हुआ, जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं। लेकिन बार बार युद्ध के परिणाम स्वरूप 1613 में आपस में संधि हो गई। अमर सिंह ने मेवाड़ की जनता को शांतिपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए बार बार मुगलों के आक्रमण से जो मेवाड़ को क्षति हो रही थी, उसके तहत अमर सिंह ने 1613 में संधि की। उस संधि के परिणाम स्वरूप मेवाड़ में अमन चैन रहा। अमर सिंह की मृत्यु के बाद राणा कर्ण सिंह बने मेवाड़ के शासक, और उसके बाद राणा जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद राज सिंह उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण किया। नौचौकी पाल के ऊपर 25 वहाँ पे शिलालेख है उनकी प्रस्तरों के विशेषताओं के। राज सिंह अपने काल का महत्वपूर्ण शासक था और 1680 में राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात धीरे धीरे औरंगजेब ने भी मेवाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, दक्षिण भारत की ओर कूच किया। और फिर औरंगजेब की जब 1818 में मृत्यु हो गई, उसके समय भारत में अंग्रेजी शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थानीय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से शांति संधि व्यवस्था हो गई और इस प्रकार से मेवाड़ में अमन चैन तब से चलता रहा, युद्ध विराम रहा। इस प्रकार से राजस्थान में जो मेवाड़ के गहलोत वंश है, गुहिल वंश है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी सी बातें भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी रूप से आता है और पीछे भी महाराणा भोपाल सिंह का नाम इतना है कि आज भी इंग्लैंड में महाराणा भोपाल सिंह के नाम से झंडे को झुकाया जाता है।
मेवाड़ अपने आप में एक सूरवीर है। मेवाड़ ने कभी झुकने की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखा और महाराणा प्रताप ने अपने अमरत्व के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा जीवन पर्यंत। महाराणा प्रताप ने जीवन में कई संघर्ष किए, उसके साथ अमर सिंह ने भी संघर्ष किया, लेकिन अंत में मेवाड़ की शांति व्यवस्था को, जनता की सुरक्षा तो नहीं तो महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं की, चाहे जंगल में घास की रोटी खानी पड़ी और बिलख पड़े उनके बीवी बच्चे। हिंदी में कविता भी है, नान्यो सो अमर्यो चीक पड़्यो राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो गणों में सयो गणों में वाड़ी मान बचावण ने, लिख दीनी अकबर ने पाती मेरारो खून मिठावण ने। लेकिन अपने राज दरबार के कवि ने उनको संवेदना भरी चिट्ठी लिखी कि नहारियो साड़िया रे सागे सोवे, कि मेवाड़ का शेर आज उस दिल्ली के गीदड़ के सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा है। तो महाराणा में पुनः चेतना आई और वन वन भटकते रहे, लेकिन जीते जी अकबर के सामने नतमस्तक नहीं हुए। तो मेवाड़ का ये शौर्य, मेवाड़ का ये पराक्रम, मेवाड़ के उस वीर की वीरता आज संपूर्ण विश्व में, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में महाराणा प्रताप के उस मेवाड़ को याद किया जाता है, जो उर्वीर वसुंधरा सूर्य के समान धधकता हुआ सूर्य और पराक्रम प्रताप के नाम को कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, बप्पा रावल को देखिए, जो बापा जिन्हें रावल की उपाधि थी, इतने शक्तिशाली थे कि 4 बकरों का मांस हजम हो जाना, 32-35 हाथ की धोती पहनना और 16 हाथ का दुपट्टा धारण करना, विशालकाय शरीर था। 32 मण का खड़ग अपने हाथ में रख पाना, अपन 3200 ग्राम रखने में सोचते हैं आजकल, तो 32 मण का खड़ग रखना उस ताकतवर का, चाहे कितनी पीढ़ी बाद का पोता हो, लेकिन वो अंश उस खून में दौड़ रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ के इस इतिहास की बहुत सारी बातें, कुछ भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो नई चीज़ में कभी कभी पूछा है पद्मनी कहाँ की थी, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि पद्मनी जो है सिंघल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री थी। हीरामन नाम का तोता उसके पास था। राघव चेतन जो है उसके दरबार में था रतन सिंह के, लेकिन उसकी फूट के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी को मौका मिला। जिस प्रकार विभीषण के द्वारा रावण कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो राघव चेतन को सेनापति सेना की में डाला रतन सिंह ने, और राघव चेतन ने ही छोटी सी बात से खपा होकर के अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ का, चित्तौड़ का राज बताया, विशेष रूप से पद्मनी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। मेरा यहाँ आपसे उद्देश्य रहता है हमेशा पढ़ाने में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँ। बाकी क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में कोई भी आदमी निपुण होता है तो वो हो सकता है कि और ज़्यादा खुल के बताता है, लेकिन वो निश्चित पॉइंट बता पाता है। वर्षों की जो तपस्या है मैं आपको बांटने के लिए प्रयत्नरत रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय मेरे अपने विषय हैं। अब जो रेगुलर विषय रहा है तो साइंस और ज्योग्राफी है, लेकिन हिस्ट्री स्कूलिंग में भी अच्छी थी और बाद में धीरे धीरे आरएस परीक्षाओं में बैठने के कारण, आरएस के लोगों को गाइड करने के कारण मुझे इसमें बड़ा लगाव हो गया। और मेरा यहाँ तक प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ और लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। विद्यार्थियों में जितनी पढ़ने की होगी, आज के स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। पूर्व में गाइडेंस का बड़ा अभाव था, लेकिन स्कूलिंग और महाविद्यालय शिक्षा व्यवस्था निपुण थी, भलीभांति थी, सुचारू थी। आज इसमें खामियां हैं, आप और हम सब जानते हैं। तो मैटर आपको घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों को शेयर करने का कोशिश करें, जिससे पढ़ाने वाले का हौसला भी अफजाई होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले। धन्यवाद।